हम देख रहे हैं कि गज़ा जंगबंदी और मुआहदा होने के बावजूद जो है इसराइल की जानिब से वहशियाना बमबारी का सिलसिला जो है वो फिर से शुरू कर दिया गया है। और हालिया कार्रवाई में 46 बच्चों समेत 100 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं और ज़ख्मियों की तादाद कई ज़्यादा बताई जा रही है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमरीका की जानिब से जिसने सालिस का किरदार अदा किया इस मुआहदे के अंदर, नायब जो हैं सदर जेडी वेंस, वो ये कहते हैं कि जी अगर इस वक्त हम देखें तो हमें ये इत्तला थी कि इसराइल जो है वो किसी ना किसी तरह जवाब ज़रूर देगा। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उसकी जानिब से, क्योंकि इसराइली फ़ौजी पर हमास या फिर किसी और की जानिब से जो है हमला किया गया है और उसकी जानिब से जो जवाब दिया जाना था उसकी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अब अगर देखा जाए तो ये एक तरह से सिर्फ बहाना ही बनाया जा रहा है कि हमला किया गया है इसराइली फ़ौजी पर, और उसको बुनियाद बनाकर जनाब इसराइली आर्मी चीफ जो है वो भी हमास को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं। और नेतन्याहू ने भी जनाब अहकामात दे दिए हैं कि इस तरह से मासूम लोगों को निशाना बनाया जाए हमास की आग। ऐसे ही है। और हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि 48 घंटे अगले बहुत ज़्यादा अहम हैं और ये जो यरगमालियों की लाशें हैं वो वापस कर दी जाएं। अगर नहीं होंगी तो फिर जितने भी ममालिक हैं जिन्होंने मुआहिदे में शिरकत की थी वो इस हवाले से कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे और यरगमालियों की लाशों को वापस करने का सिलसिला जारी था। इसी दौरान जी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई इसराइल की जानिब से और हमले शुरू किए गए। और अब हमास ये मुतालबा करिए कि जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिन्होंने मुआहिदे में जी सालिस का रोल अदा किया था वो अब इसराइल पर दबाव डालें और हमलों को रोकें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 16 के करीब जो है यरगमाली वापस कर दिए गए हैं। और अभी भी जो इसराइल है वो मुतालबा ये कर रहा है कि जी 12 यरगमालियों की लाशें जो हैं वो वापस की जाएं, अभी भी रहती हैं। तो ये इसी दौरान, इस सिलसिले के दौरान अब किसने खिलाफ वर्जी की है, ये क्या मामला है, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। एयर कमोडोर रिटायर्ड साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, देख रहे हैं हम जिस तरह से जंगबंदी का मामला हुआ था, इंटरनेशनल प्लेयर्स आए थे, फाइनली अल्लाह अल्लाह करके जो गज़ा की जंग है वो काबू में आई थी और दोबारा सर पकड़ रही है। कौन खिलाफ वर्जी कर रहा है, कहाँ ये मामला है, और यरगमालियों की लाशों की तो वापसी का सिलसिला जारी था, फिर इसराइल की जानिब से क्यों हमले किए जा रहे हैं? भी बहुत शुक्रिया महाम और उज़ैर, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये अफसोसनाक प्रेडिक्ट मैं तो कर रहा था कि इसी तरह की सिचुएशन होगी, क्योंकि जब ये मुआहदा हुआ था तो मुख्तलिफ चैनल्स पर और शायद आपके चैनल पर भी मैंने ये अर्ज किया था कि इसके अंदर बुनियादी कुछ कमजोरियां हैं। इस मुआहदे के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि डिसीजन मेकिंग जो सारी थी कि कौन फैसला करेगा सही या गलत, या वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास था या वो इजराइल के पास था। सही। उन्होंने इसमें यह भी लिखा था कि अगर कोई भी वायलेशन हुई तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि मैं नेतन्याहू के साथ होऊंगा। और नेतन्याहू के पास एक ही ऑप्शन थी, ये जाहिर है सबसे बड़ी, वो चाहते थे कि किसी तरीके से उनके जो कैदी हैं वो जो जिंदा है वो रिहा को होकर आ जाए। जो जाहिर है जो इस दुनिया से चले गए उनकी तो उस सेंस में वैल्यू नहीं है जितनी जिंदा की है। तो मेरा यही मानना था उस वक्त भी कि ये कोई ना कोई बहाना करके, क्योंकि ये सीज फायर सिर्फ उनको इस तरफ ले जा रही है कि किसी तरीके से ये कैदियों को वापस कर दें। वो कैदी वापस हो गए, अब उस तरह स्टेक होल्डर नहीं रहा इसराइल। नेगोशिएशन के दौरान तो इसराइल सबसे बड़ा स्टेक होल्डर यही था कि उसके जिंदा लोग उनके पास थे, हमास के पास। मुआहदा जब किया गया तो दूसरी तरफ कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस आएंगी न्यूट्रल कंट्रीज की, उस पर कोई बाय लॉज नहीं अभी तक बने, यानी कौन से मुल्कों की आएंगी वो नहीं तय पाया। सीज फायर हो गई, लेकिन उस वक्त तक जब तक ये फोर्सेस डिप्लॉय नहीं होती सब कुछ इजराइल के हाथ में। किस दिन वो फैसला करेगा कि वायलेशन हुई है, किस दिन वो फैसला करेगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ने ये नहीं कहा कि कोई किलिंग हुई है, उन्होंने कहा पॉसिबली कोई किलिंग हुई है जिसकी वजह से। अब एक तरफ पॉसिबल कहते हैं और उधर 100 से ज्यादा बंदा शहीद कर दिया। मतलब कोई रेशो देखें, ये जस्टिफिकेशन या कंपैरिजन देखें, और ये बदकिस्मती रही है इस पूरे खित्ते की। और अफसोसनाक बात इसके अंदर यही है कि अभी तक कोई लॉ एनफोर्समेंट, जिसको यूनाइटेड नेशंस का तो पहले ही मैंडेट नहीं है, ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का मैंडेट है इस वक्त चल रहा। यूनाइटेड नेशन ने अभी तक कोई ऐसा बिल पास नहीं किया। ऐसी सिक्योरिटी फोर्सेस जो दुनिया में हमेशा डिप्लॉय होती आती हैं वो यूनाइटेड नेशन के अम्ब्रेला के नीचे होती हैं, उनकी प्रोटेक्शन होती है, उनके राइट्स होते हैं, उनके बायलॉज होते हैं, कोई कवानीन अप्लाई होते हैं लोगों पर भी जिनके मुतालिक की जाती है, और जो फोर्सेस आती हैं उनको भी बायलॉज पता होते हैं, अपनी लिमिटेशंस पता होती हैं, अपने प्रिविलेजेस पता होते हैं। ये एक ऐसी फोर्स है जो अभी तक हवा में है, सिर्फ गायबाना जिक्र हो रहा है,
जमीन पर नजर नहीं आती। जब आएगी तो लॉस कौन से लगेंगे? आया वो सिर्फ पेट्रोलिंग करेंगे, लेकिन खालिद साहब हम देख डिफेंस रहे हैं कि करेंगे। मामला जैसा जैसा पहले था वैसा ही अब ऐसे जैसे कोई स्टोरी लूप में चल रही है। इस्राएली मीडिया तो दावा कर रहा है कि हमने हमला करने से पहले अमेरिका को बताया था, अब अमेरिका ये कहता है होपफुली कुछ ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है। तो ये तो फिर वही वाली बात होगी कि जो पहले स्ट्रेटजी थी फिर वही स्ट्रेटजी अगेन। जी, मैं वही मामर्ज कर रहा हूँ कि ये बदकिस्मती मुझे यही नजर आती थी कि क्योंकि एक एग्रीमेंट ये बहुत पीसफुल है, कोई भी नहीं चाहेगा कि खून खराबा हो। इसमें कौन सा शक है? क्योंकि डिबेट की जानी चाहिए कि मासूमों का खून बहाना बंद किया जाना चाहिए। जी। लेकिन जितनी इन्होंने 70,000 के करीब जो जाने दी शोहदा ने, उसकी ये कीमत तो होनी चाहिए थी कि कोई पीस लास्टिंग हो। ये चंद दिनों या 2-3 हफ्तों तक तो नहीं होना चाहिए था। और फिर उसी मुल्क की मर्जी पर छोड़ दिया गया कि जब मर्जी तुम समझो कि कोई बंदा तुम्हारा मारा गया तो आप हमला कर देना और फिर 100-150 बंदों को शहीद कर देना। तो ये इसके अंदर सबसे बड़ा लूपहोल यही था। और उस वक्त भी सबसे बड़ी मुझे एप्रीहेंशन यही थी जो मैंने अर्ज की थी कि बदकिस्मती से किसी भी वक्त ये दोबारा रिवोक कर सकता है इजराइल, और इसी को जस्टिफाई करके कर सकता है, और वही हुआ है। और अभी भी आप नोट करें कि दुनिया अग्रेसिवली उसको रोकने के लिए नहीं आ रही, सिर्फ ये कह रहे हैं कि हो गया होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी होगी। इधर एक 100 बंदा दुनिया से चला जाता है, उसकी कीमत देखिए। लेकिन बदकिस्मती से हम वही ताकत अब हम एक जो मेजॉरिटी पावर के साथ है, जो ब्रूटैलिटी करता आ रहा है, उसी के साथ हमदर्दी करते हैं बजाय कंडेम करने के। और बाकी भी मुल्क सिवाय कंडेम करने के और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम उसी स्टेटस पर, सही कह रही हैं आप, चले गए हैं बदकिस्मती जहां हम पहले थे। खालिद साहब, बिल्कुल मुझे याद है आपने पहले भी मुतादिद मौक़ों पर हमारे ही प्लेटफॉर्म पर ये जिक्र किया था कि कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो कर जो है हमले का जवाब बना लिया जाएगा। अब जिस तरह से अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की आप भी बात करें, जेडी वेंस की, उन्होंने कहा कि पॉसिबली हो सकता है ये हुआ हो। तो जनाब, आपको पता है आप इनिशिएटर हैं नेगोशिएशंस के, आप मीडिएटर हैं, आप इसराइल को क्यों नहीं ये कह सकते कि आप पहले इन्वेस्टिगेट कर लें, पहले देख लें यही है या नहीं? और अगर आपको पता है तो आप क्यों नहीं रोक पा रहे? क्योंकि आपका भी तो एक बड़ा किरदार है ये सारा जंगबंदी मुआहदा करवाने के अंदर, तो आप पर भी तो जिम्मेदारी आयद होती है। जी उज़ैर, देखिए उस वक्त भी आपके प्रोग्राम में मैंने अर्ज किया था कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर पर बहुत प्रेशर था। इंटरनल प्रेशर भी था, एक्सटर्नल प्रेशर भी था। क्विकली हम रन डाउन करते हैं क्या एक्सटर्नल प्रेशर था जिसकी वजह से उन्होंने टेम्परेरी एस्केप किया था इस सारी सिचुएशन से। 150 के करीब मुल्क जो है वो फलस्तीन को तस्लीम कर चुके थे, चाहे यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मल अप्रूवल नहीं आई थी, फिर भी ये बहुत बड़ा प्रेशर था। यूनाइटेड नेशन में उन्होंने जो तकरीर की, ऑलमोस्ट बहुत सारी मेजोरिटी ने उसका बायकॉट कर दिया। इंटरनल उनकी इंस्टेबिलिटी उनको फेस कर रहे थे पोलिटिकली अपने मुल्क के अंदर, उन पर अदालतों में मुकदमे चल रहे थे। अगले साल उनका इलेक्शन आ रहा है। यरमाली अभी तक हमास के पास थे उस वक्त, तो उन पर एक्सटेंसिव प्रेशर था कि उनकी गवर्नेंस भी ठीक नहीं है, उनकी फारसाइटेड भी नहीं है, उनकी नेगोशिएशन स्किल भी नहीं है और मिलिट्री स्ट्रेटजी फेल हो गई है। तो उन्होंने ये सारा खेल खेला कि एक तरफ सिंपथीज लोगों की ले ली, मुसलमान अरब मुल्कों को साथ में लाया कि देखें जी हम तो पीस चाहते हैं, हम तो एक गुडविल चाहते हैं, हम फ्यूचर करना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इसके अंदर ये जो टाइम है, इसी का मुझे खदशा था कि जब तक फोर्सेस डिप्लॉय नहीं करनी चाहती, सीज फायर होने के बाद इमीडिएटली कोई फोर्सेस आनी चाहिए थी। अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ कि इन मुल्कों ने देनी है। जैसे मैंने कहा, अभी तक बायलॉज डिसाइड नहीं हुए। तो उस वक्त तक तो इजराइल का मतलब तो पूरा हो चुका है, वो अपना जो इंटेंट था वो पूरा कर चुका है कि उसके यरमाली उसके पास जा चुके हैं। डेड बॉडीज मिले या ना मिले उसकी उतनी सिग्निफिकेंट या उतना प्रेशर नहीं है जितना जिंदा लोगों का था। तो यही बदकिस्मत सूरत हाल थी जिसके अंदर एक दरमियान में जो खालिद साहब, बिल्कुल जो मकसद है वो आपने बड़े अच्छे तरीके से बयान कर दिया, जिसको अचीव किया। मतलब हम देख रहे थे कि इसराइल की मुखालफत बढ़ रही थी यूरोप में, यूके में, कनाडा में, और जो बयानात आ रहे थे, और साथ ही फिर उन्हें अपने जो यरगमाली हैं वो भी वापस चाहिए थे। तो सर, आपको लगता है कि हमास ने अभी भी कुछ कार्ड्स जो है इंपॉर्टेंट वो होल्ड किए हुए हैं ताकि जो ये जंगबंदी मुआहदा है इस पर बाउंड कर सके इसराइल को, या फिर अब वो सूरत हाल नहीं रही? देखिए, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज की है ये हमास पर, और ये आज का नहीं हुआ। बदकिस्मती से मैं आपके व्यूअर्स को फ्लैशबैक कराता हूँ 1993 में, जब पीएलओ ने, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके यासिर अरफात हेड कर रहे थे, वो 60s में बनी थी और आर्म स्ट्रगल करती थी हमास की तरह की। 93 और 95 में ओस्लो मुआहदा किया गया, और अंदाजा लगाइए उस बात को 32 साल गुजर गए हैं और उस मुआहदे में लिखा हुआ है कि ये मुआहदा लीड करेगा 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ। ये 32 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं। उनसे भी आर्म्स ले लिए गए थे। तो हिस्टोरिकली इजराइल का रिकॉर्ड क्रेडिबल नहीं रहा। वो अपने मतलब के लिए इन मुआहदों को इस्तेमाल करता है, और बदकिस्मती से जो बड़ी पावर्स हैं वो बेबस हो जाती हैं। हमास के पास ऑप्शन छोड़ी ही नहीं गई। इतनी ज्यादा लीडरशिप को टारगेट किया गया, और मैसिव आपने देखा 1.5-2 सालों में
ईरान तक तो रीच आउट करके उनको लिमिनेट किया गया, कतर में किया गया। तो ये अब उनकी शायद उस तरह तो पोजीशन नहीं है, लेकिन दुनिया खालिद ने साहब अब देखा बिल्कुल कि दुरुस्त कौन फरमाया बैकवर्ड। आपने कि उनकी पोजीशन अब उस तरह से दुरुस्त भी नहीं है कि तभी तो वो मुतालबा भी कर रहे हैं कि इसराइल पर अब जोर डाला जाए। जितने भी जो सालिस का किरदार अदा करे थे वो अब इसराइल पर दबाव डालें कि ये जो जंग बंदी है इस पर कायम रहे, मुआहिदे की खिलाफ वर्जी ना करें, क्योंकि जिस तरह के फैक्ट्स अभी बताए जा रहे हैं 16 के करीब तो यरगमाली जो हैं वो वापस कर दिए गए हैं, अभी भी 12 हैं और ये सिलसिला जारी था। उसी दौरान इसराइल अब खिलाफ वर्जी करता है और अगर खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा तो फिर रफा क्रॉसिंग मुसलसल क्यों बंदिश में है। तो ये सारी सूरत हाल में अब फिर अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया 48 घंटे हैं, इसी दौरान जी यरगमालियों की लाशें वापस की जाएं, वरना जितने भी ममालिक है वो कार्रवाई करेंगे। देखिए माहम, ये जो फुटेज आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, बिल्डिंगों की बिल्डिंग्स तबाह हुई है, कई मल्टी स्टोरीज मलबे का ढेर बनी हुई है। इसमें से जिंदा इंसानों को नहीं निकाला जा सकता, तकरीबन नहीं जा सका तकरीबन 2 साल तक, और कई लोग जान से गए। अब ये कौन सा इनके पास मैजिक टूल है इन निहत्थे लोगों के पास, जिनके अपने भी उसी जगह दफन है, कि वो निकाल कर दे? ना इनके पास खुराक है, ना इनके पास कोई सप्लाई लाइन है, ना बिजली है, ना इनके पास क्रेनें और मशीनरी है कोई ऐसी टेक्निकली, या तो वो एक्सटेंड करे अपनी मशीनरी एक्सटेंड करे ताकि फैसिलिटेशन हो सके। इन मलबे के ढेरों के नीचे इस वक्त जिंदा भी अगर कोई हो तो वो भी नहीं निकाला जा सकता। तो हमें कोई, जिसको कहते हैं ना, जिसको कोई, देयर शुड बी सम मेथड इन द मैडनेस। अगर हम पागल हुए हैं तो कोई तरीके से तो हो ना, कि कोई तो सेंस प्रिवेल करे कि इन लोगों को जिंदा को यहाँ से नहीं कोई निकाल सकता। जितनी मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई है, पूरा सीमेंट का सीमेंट उन्होंने कब्रिस्तान बना दिया पूरे का पूरा। तो मेरा ख्याल है कोई मेथडोलॉजी ये भी तय होनी चाहिए थी, टाइमलाइन तय होना चाहिए। अभी भी जो हमारे गारंटीज मुल्क हैं उनको अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ ये गुजारिश जमा करनी चाहिए कि जनाब कोई फैसिलिटेशन करें, माहौल बनाएं, कंप्लीट सीज फायर करें, और उसके बाद खालिद साहब आप सही कह रहे हैं कि मुकम्मल सीज फायर की तरफ जो है वो आना चाहिए, और इस सिलसिले में जो तमाम ममालिक हैं उन्हें अमेरिका से बात भी करनी चाहिए कि इस तरह की जो सूरत हाल है ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। खालिद साहब, दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की जनूबी कोरिया के शहर बुसान में मुलाकात हुई है, और इस मौके पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई चीनी हम मनसब को। तो जवाब में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका और चीन को एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए। अमेरिकी सदर ने कहा कि कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक है, मजीद बातों पर भी इत्तेफाक कर लिया जाए। बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि कोई शक नहीं हमारी मुलाकात जो है वो कामयाब होगी। और चीनी सदर ने यह भी कहा है कि दोनों ममालिक की जो तिजारती टीमें हैं वो बुनियादी नकात पर इत्तेफाक राय करें, और ऑलमोस्ट हो भी चुका है। दोनों ममालिक की तरक्की के लिए साजगार माहौल कायम किया जाएगा। सदर शी जिनपिंग ने हालिया गजा जंग बंदी में अमेरिका के किरदार को भी सराहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों ममालिक के बामी मुफाद के मसाइल पर खुले दिल से गुफ्तगू ज़रूरी है। तो खालिद साहब, यकीनन ये बड़ी एक खुशाइंद बात है कि दोनों ममालिक मिल बैठे हैं, मुलाकात भी बड़ी खुशगवार रही है। तो जितने भी आपसी मामलात हैं वो अब हल हो जाएंगे इनके, और आने वाले वक्तों में हम देख रहे हैं कि चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत बेहतर हों। जी, जब हम देखते थे कि रूस के सदर पुतिन की मुलाकात हुई थी अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, तो वो, मैं ये जानता था उस वक्त भी कि इन दोनों के आपस में उस तरह स्टेक नहीं है जिस तरह चाइना और अमेरिका। जी। चाइना और अमेरिका के ये स्टेक है कि मैसिव ट्रेड चाइना के हक में है, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है। मैं अभी रिसेंटली 2 दफा अमेरिका गया, तो मुझे हर चीज जो उठा के देखते हैं उसके नीचे मेड इन चाइना लिखा। मेड इन चाइना, जी। तो फिर मैं विजुलाइज कर रहा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जिस तरह टैरिफ की बात करते थे, और अमेरिकन सप्लाई को अगर जो एक्सपोर्ट होती है चाइना ने अगर बंद कर दिया, तो इनका तो ओवरऑल एक डे टू डे लिविंग, आप सिंपल एक सुपर स्टोर और ग्रोसरी स्टोर से लेकर हैवी मशीनरी इक्विपमेंट और जो टेक्नोलॉजी इंटेंस चीजें हैं उन तक एकदम चोकिंग हो जाएगी। तो मुझे उस वक्त भी था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट सिर्फ थ्रेट के तौर पर यूज कर रहे हैं, चाइना को उस तरह नहीं पिन डाउन कर सकते जिस तरह दूसरे मुल्कों को करते हैं। मैं आपके व्यूअर्स को एक और बात याद कराता चलूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कितना प्रेशर डाल रहे हैं हिंदुस्तान पर कि रूस से तेल क्यों खरीद रहे हो, और टैरिफ करेंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर। चाइना भी खरीद रहा है, लेकिन आपने देखा बड़ा खुशगवार माहौल में, और चाइना के तेल की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि वो इतना बड़ा मुल्क है, उसके अमेरिका के इतने ज्यादा स्टेक्स हैं कि वो उस तरह बुली करना उसको या प्रेशर डालना इतना आसान नहीं है। इसी तरह चाइना की इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है कि उसके ट्रेड का या एक्सपोर्ट का या फॉरेन रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है। तो ये सारों को जब हम देखते हैं तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, और ये बहुत खुशाइंद है दुनिया के अमन के लिए और एक ग्लोबल ट्रेडिंग के लिए भी कि दोनों बड़े सुपर पावर्स हैं मिलकर बैठे, बजाय एक दूसरे को पिन डाउन करने के या एक दूसरे को जैसे कह रहा है कि इकोनॉमिक रेस या इकोनॉमिक लड़ने की बजाय आई थिंक हमें इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल खालिद साहब, जिस तरह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल हैं, और जिस तरह अभी हाल ही में अगर हम देखें तो
प्यूटन से जो उनकी गुफ्तगू हुई रूसी सदर से, और उसके बाद जो गुफ्तगू हुई उसके बाद जो एलामिया आया वो कुछ और था, लेकिन और कुछ ही देर के बाद जनाब जो स्टेटमेंट थी वो प्यूटन के बिल्कुल अगेंस्ट थी। तो यहाँ पर भी कोई इस तरह की सिचुएशन तो नहीं देखने को मिलेगी कुछ चंद दिन के बाद? मेरा ख्याल है नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो बड़ी माइल्ड होगी, थोड़ा प्रेशर टैक्टिक्स जो बड़े लोग यूज करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, और वो कहेंगे कि मैंने ये बात कही थी, वो अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन वो अग्रेसिवनेस मैं नहीं फोर्सी कर रहा, बिकॉज दोनों को पता है कि दोनों के बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर है। चाइना की इकोनॉमी बहुत डिपेंडेंट है अमेरिका पे, और अमेरिका के ऊपर जो इम्पोर्ट है वो बहुत ज्यादा चीजें, जो हार्डवेयर है, मशीनरी, जैसे मैंने अर्ज किया, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। तो दोनों मुल्कों के लिए एक विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। टेम्परेरी जैसे होता है ना, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस दिन उनका मूड अच्छा ना हुआ तो थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मेजरेबल या टेंजिबल कोई एक्शन लेंगे जिसके मुतालिक जैसे होता है कि जी मैंने टैरिफ बढ़ा दिया है या मैंने ये सैंक्शन लगा दिया, वो मैं नहीं फोर्सी कर रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान। अच्छा खालिद साहब, क्या आप समझते हैं कि वो ये जो सूरत हाल थी, अमेरिका को चाइना कहीं ना कहीं खटकता तो बहुत ज़्यादा था, और जब कहते हैं ना कि दुश्मन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, कहीं यही वाली स्ट्रैटेजी पर तो नहीं है डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, चाइना मैसिव प्रोडक्शन करता है दुनिया के बहुत ज्यादा हार्डवेयर से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, और अब तो ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट हो चुकी है। आपने देखा अमेरिका ने अपने पास रिसर्च रखी हुई है। एक दफा प्रेसिडेंट ओबामा से किसी ने पूछा था कि हम क्या किए जा रहे हैं, हर वो चीज जो हमारी टेक्नोलॉजी में टॉप लाइन है वो चाइना बनाना शुरू कर दिया, या हम खुद फैक्ट्रियां वहां लगा लेते हैं। तो प्रेसिडेंट ओबामा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि वो चीजें वो बनाते हैं जिसकी हम रिसर्च कर चुके होते हैं, और हम अगली रिसर्च में लगे होते हैं। वो हमारा एडवांटेज हमारे पास है, वो एडवांटेज उनके पास रहना चाहिए। यानी वो हमारी दी हुई टेक्नोलॉजी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं प्रोडक्शन में, और हम नई चीजें इन्वेंट कर रहे होते हैं। तो ये जाहिर है दोनों मुल्कों का अपना अपना एडवांटेज है। और प्रेसिडेंट ओबामा की इसलिए मुझे बात याद आई कि नो डाउट चाइना की बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी उस पर है, जैसे मैंने कहा म्यूचुअली, और जाहिर है इकोनॉमिक वो रियलिटी है। चाइना पहले कई सालों तक दुनिया नहीं मानती थी, लेकिन अब दुनिया मानने को तैयार है। आई एम श्योर अमेरिका ने भी बिल्कुल दुनिया मान रही। खालिद साहब, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जिस तरह से अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे, तो बहुत सारी बातें भी आ रही थी कि चाइना के साथ जो है वो मामलात को किस तरह से बेहतर रखा जाएगा। तो हमारी जो पॉलिसी थी सिफारती सतह पर वो बड़ी बैलेंस थी, यानी चाइना के साथ भी अमेरिका के साथ भी एक हद तक। तो अब ये जो दोनों ममालिक के अमेरिका और चाइना के आपसी ताल्लुकात जब बेहतर हो रहे हैं, तो हमारे लिए सिफारती सतह पर कितनी आसानी है और मौशी फ़वाइद हमारे लिए क्या हो सकते हैं? देखिए, ट्रेडिशनली अब चाइना कहीं ज्यादा काबिल एतमाद दोस्त रहा है। एक तो ज्योग्राफिकली हमारे करीब है, एक जाहिर है एक इकोनॉमिक प्रोडक्शन है, क्योंकि उनकी मैस लेवल प्रोडक्शन होती है हर चीज की, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं। अब यही चीज जो यहाँ बड़ी इकोनॉमिकली अवेलेबल होती है, वही चीज अमेरिका में ट्रांसपोर्टेशन और शिपमेंट और टैरिफ की वजह से बहुत महंगी होती है। तो जाहिर है हमें अमेरिका के साथ उस तरह रिलेशन नहीं रहा। हमारा कोल्ड एंड वार्म चलता रहा है पिछले 60-70 सालों में। कभी हम बहुत क्लोज हो जाते हैं अमेरिका के, और फिर एक पॉलिटिकल ऐसी राइवलरी आती है, या कोई ऐसा 9/11 हो जाता है, कभी टेररिज्म, कभी अफगानिस्तान, कभी सेंटो सीटो की वजह से कब क्लोज हो जाते हैं, कभी हम दूर हो जाते हैं। तो ये हमारी हिस्ट्री एराटिक रही है। लेकिन अब क्योंकि दुनिया में हम रेलेवेंट हुए हुए हैं, खासतौर पर हिंदुस्तान के मुकाबले में, और हिंदुस्तान कम रेलेवेंट हुआ है, ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारे लिए अमेरिका की तरफ खुलती है, जो इस वक्त बड़ी अच्छी इस्तेमाल हो रही है हमारी हुकूमत की तरफ से, कि हम पेनिट्रेट कर रहे हैं इनटू देयर पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और इवन इकोनॉमिकल डोमेन में। अगर हम कनेक्ट करते हैं उनसे, तो हमें बेस्ट ऑफ बोथ लेना चाहिए। किसी सूरत में हमें चाइना को ये एहसास नहीं कराना चाहिए कि अमेरिका से हमारी जो कुर्बत है वो चीन के कॉम्प्रोमाइज पे हो रही है। तो कहीं दोनों मुल्कों का, बड़े मुल्क आपस में दोस्ती रखते हैं, मिलिट्री हार्डवेयर एक्सचेंज करते हैं, इकोनॉमिक ट्रेड्स करते हैं, लेकिन ये नहीं करते कि या उसके दोस्त हो या हमारे दोस्त हो। ये फील हमने निगेट करनी है। जाहिर है हमें बहुत एडवांटेज होगा अगर दोनों तरफ से हमारे कंफर्टेबल, यकीनन हमें बहुत एडवांटेज होगा। और चाइना और अमेरिका हम देख रहे हैं कि जी मुलाकातें हैं और बेहतर ताल्लुकात आगे नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया